बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, हमने आज की क्लास में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करना है। उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मशहूर ज़माना इसको पुकारा जाता है इस नाम से, सिंगल एंट्री। क्या देखें, इस टॉपिक का ताल्लुक जो है वो किन लोगों से है या किन सिचुएशन में है। बहुत प्रैक्टिकल और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अ, आप जानते हैं अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की जाती है। हर ट्रांजैक्शन को दो तरीक़ों से रिकॉर्ड किया जाता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो एसेट के बढ़ने और घटने को वजह देने का नाम है। अगर आप ये बात सीख और समझ चुके हैं तो फिर आप एक एंट्री से ही दूसरी एंट्री को पिक कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस के एसेट्स बढ़े हैं तो एसेट साइड पे क्या हुआ है? इजाफा हुआ है। वजह, अगर बिजनेस का ऑनर है तो आप क्रेडिट करते हैं किसको? कैपिटल को। ट्रांजैक्शन जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे बाहर कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगी। पहले बता रहा हूँ मैं आपको, बिजनेस के एसेट्स बढ़े, वजह कौन है? बिजनेस का ऑनर है, तो क्रेडिट क्या हो गया? कैपिटल। बिजनेस के एसेट्स बढ़े, वजह कौन है? आउटसाइडर, जिसने आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड की है लेकिन वो आपके बिजनेस का रिस्क बेयर। तो बिजनेस के एसेट बढ़े, एसेट डेबिट हुए, वजह क्या बन गई? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्रेडिट कर। बिजनेस के एसेट्स बढ़े और ये लाइबिलिटीज के थ्रू नहीं बढ़े और वजह ऑनर भी नहीं है, तो इस वजह को हम नाम देंगे इनकम का। और बिजनेस के एसेट्स बढ़े, ना वजह ऑनर है ना वजह लाइबिलिटी है, बल्कि वजह बिजनेस का कोई दूसरा एसेट है, तो एक एसेट डेबिट होके दूसरा एसेट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। चार वजूहात हो गई एसेट बढ़ने की। आ जाए, चार वजूहात ही डिक्लेयर करते हैं एसेट कम होने की। बिजनेस के एसेट्स कम हुए। नॉर्मली बिजनेस के एसेट्स कहाँ कम होते हैं? बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, लेकिन हम बात यहां से नहीं कर रहे हैं, हम बात ऑनर से स्टार्ट करें। बिजनेस के एसेट्स क्या हुए? कम हुए। कौन ले गया? ऑनर। वजह क्या है? इक्विटी, और नाम देंगे उसको हम ड्राइंग्स का। तो अब एंट्री बनती है ड्राइंग्स डेबिट। एसेट अगर कैश है तो कैश क्रेडिट, एसेट अगर इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री या परचेजेस क्रेडिट, एसेट अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो ड्राइंग्स डेबिट होके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। बिजनेस के एसेट्स कम हुए, कहाँ गए? सर लाइबिलिटी सेटल करने में क्या होगा? इस्तेमाल होगा। तो बिजनेस के एसेट्स बतौर एसेट्स क्रेडिट हो गए, लाइबिलिटीज क्या हो गई? डेबिट हो गई। सर बिजनेस के एसेट्स कम हुए, वजह ना अब कोई लाइबिलिटी की सेटलमेंट है, वजह ना अब कोई ऑनर है, तो बिजनेस ने वो एसेट्स क्या कर लिए? कंज्यूम कर लिए, तो एसेट क्रेडिट हो जाएंगे। बिजनेस के खर्चे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और नंबर 3, बिजनेस के एसेट कम हो गए और उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसी दूसरे एसेट की शक्ल। कैश क्रेडिट फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट व्हीकल डेबिट, कैश क्रेडिट फर्नीचर डेबिट। ऐसा नहीं है? अच्छा, बहरहाल ये तो एसेट की बात हो गई। फिर आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसी जहां पर लाइबिलिटी के जरिए लाइबिलिटी को सेटल किया जा सके। जैसे एसेट एसेट को रिप्लेस कर सकता है, तो क्या लाइबिलिटी लाइबिलिटी को रिप्लेस नहीं कर सकती? कोई एग्जाम्पल? सेट ऑफ तो रिसीवेबल्स और पेएबल का होता है, लाइबिलिटी का लाइबिलिटी सेट ऑफ कैसे होता है? एक बैंक से लोन लिया, एंट्री बनाओ, तो इस एंट्री में एक तरफ एसेट है और एक तरफ लाइबिलिटी। एंट्री में डेबिट भी लाइबिलिटी हो और क्रेडिट भी लाइबिलिटी हो।
सिंपल, रीपेड लोन बाय यूजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट सर्विस। आपने अपना लोन रीपे कर दिया, क्या यूज करके? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की कोई खास नाम मैंने आपको बताई थी बोरिंग कॉस्ट पढ़ाते वक्त, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। तो रीपेड लोन बाय यूजिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, डबल एंट्री, लोन डेबिट बतौर लाइबिलिटी, बैंक क्रेडिट ओवरड्राफ्ट बतौर लाइबिलिटी। अच्छा जी, सर ने भी आपको शेयर इशू की एंट्री भी सिखाई होंगी। बोनस शेयर की एंट्री आ गई? क्या एंट्री बोनस शेयर की? रिटेन अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। और ये दोनों एंट्रीज में एक इक्विटी कम हो रही है, दूसरी इक्विटी बढ़ रही है। बोनस शेयर बाज दफा शेयर प्रीमियम से भी पे किए जाते हैं। वो कब? जब वो नहीं, जब डिविडेंड बतौर डिविडेंड पे ना हो रहा। क्या? जब डिविडेंड, जब बोनस शेयर डिविडेंड के तौर पे ना हो रहे हो। जब आप बोनस शेयर डिविडेंड के तौर पे नहीं करते तो आप एंट्री बनाते हैं क्या? शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। टॉपिक का ताल्लुक सुन लें जरा, मैं तो जरा बेसिक जगा रहा था। मैंने कहा अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है जी। अब टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, ताकि आप इसका समझ सकें भाई इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, बिजनेसेस दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन हर बिजनेस जो है वो अकाउंटेंट जो है ना अफोर्ड तो कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ करोड़ों रुपए का कारोबार करने वाले भी हमें नजर आते हैं, वो अकाउंटेंट नहीं रखते मतलब, और जब रखना चाहें तो उस बेचारे को 10-12 हज़ार रुपये सैलरी देना चाहते हैं, उससे ऊपर सैलरी देना नहीं चाहते। ये मैं दुकानदारों की बात कर रहा हूँ, कारोबार बड़े बड़े हैं लेकिन जेब से पैसा निकलता नहीं है उनकी। तो अब होता क्या है, या तो वो बिजनेस कारोबार करता रहता है और कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता, प्रॉपर अकाउंटिंग डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में मेंटेन। तो उसके पास क्या पड़ा होता है, उसके पास क्या रिकॉर्ड है? सर देखें, कोई भी बिजनेस कारोबार करेगा मिनिमम रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करेगा। कितना कैश आया, कितना कैश गया। इसका मतलब जितने से कैश डेबिट हुआ है उतने से कुछ ना कुछ तो क्रेडिट हुआ है। आवाज नहीं आई। तो जितने से कैश डेबिट हुआ होगा उसकी मेजोरिटी कहां क्रेडिट हुई होगी? सेल्स में। जितने से कैश क्रेडिट हुआ है उसकी मेजोरिटी कहां डेबिट हुई होगी? परचेज में। क्योंकि बिजनेस की सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन तो ये है, यस और नो बताइए। फर्नीचर खरीदना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदना, ये ओकेजनल ट्रांजैक्शन, ये फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन ओकेजनल है ना। तो ये तो बड़ी स्पेशल और रेयर बात है। ये तो बंदे को याद भी होगा मैंने आखिरी बार कोई आइटम बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए कब खरीदा था, उसका तो रिकॉर्ड आपको मिल ही जाएगा। हर बिजनेस साथ साथ क्या करता है, आपने दुकानें अगर देखी हो तो उनके पास जो है ना वो एक स्टील का एक रॉड होता है, उस रॉड में वो यूं करके जो ना इनवॉइसेस डाल देते हैं। अब वो जो सारी इनवॉइसेस जो स्टील की रॉड में डली हुई है ना, ऐसे करके पिरो दी उसके ऊपर, जैसे आप कोई चीज पिरो देते हैं, संभाल के रख लिया आपने। वो संभालने का मतलब क्या है, वो रॉड्स लगी हुई हैं स्टील की, उसमें इनवॉइसेस डाल दी। अब जब बंदा आया बिल पे करने के लिए तो उसमें से उसकी बिल निकाली, बिल खींच लिया और बिल खींच के उसको बिल दिया, उससे पैसे ले लिए। इसका मतलब ये है कि बहुत सारों की प्रैक्टिस ये है कि अगर उनकी स्टील की रॉड में वो बिल नहीं है, इसका मतलब वो बिल क्या हो चुका है? सेटल हो चुका है। अगर फर्ज कीजिए आप किसी ऐसे बिजनेस का रिकॉर्ड मुकम्मल करते हैं जिसको अपने अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस शीट ही मालूम करना था, कुछ भी नहीं करना, आप उसकी उस स्टील की रॉड लें, उस पर पड़ी हुई इनवॉइसेस क्या करें, गिने, और गिन कर उनकी वैल्यू क्या कर दें, सम कर दें, तो सारे के सारे बैलेंस सीडीज होंगे किसके? अकाउंट रिसीवेबल्स। तो अब आपको समझना है कि मार्केट में
मिनिमम डेटा हर बंदा क्या करता है अपने पास मेंटेन करता है। कभी आप किसी बिजनेस प्लेस पे जाके बैठेंगे तो आपको वहाँ के नॉर्म्स समझ में आएंगे, वो किस तरह चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। अच्छा जी, आप कभी इसी मार्केट में चाय वाले को देखें, वो चाय सर्व करता है, पूरी सबको चाय सर्व कर रहा होता है, और पता है क्या करता है, दिन भर में सबको चाय देता है। इसके पास 5 बार आई, उसके पास 10 बार आई, उसके पास 3 बार आई, और डे एंड पर वो सबसे हिसाब लेके जाता है, रिसीवेबल लेके जाता है। पता करता क्या है, वो जो डिलीवर करने आता है ना, वो अपने पास एक कार्ड लिखता है, कार्ड कार्ड लेता है, कार्ड, उस कार्ड पर वो नाम लिख देता है बंदे का कि मैंने इसको आज इतनी चाय सप्लाई की। डे एंड पर जब उससे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो कार्ड पे नाम क्या कर देगा, कार्ड दे। अब उस पर उसका कार्ड पे नाम लिखना डेबिट है बतौर अकाउंट रिसीवेबल, और कार्ड पर नाम कट करना क्रेडिट है अकाउंट। वो अपनी दुनिया में अकाउंटिंग कर रहा है, उसको पता भी नहीं है अकाउंटिंग है, लेकिन आपको उसकी जो दिमाग, उसके कल्चर के मुताबिक जो अकाउंटिंग है उसको वापस लाना है अपने कल्चर के मुताबिक। तो आपको इंफॉर्मेशन दी गई होगी इस टॉपिक का। आपको एक अच्छा आइडिया देने के लिए मैंने आपको मॉक में सवाल दिया, उसमें कुछ वैल्यूज क्या थी, मिसिंग थी, और मैंने जानबूझ के रखा सवाल के देखें आप मार्कअप मार्जिन्स को यूज़ करके सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इस तरह की चीज़ें फाइंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते। तो वो क्या था, वो रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं था, कंप्लीट भी आपने ही करना था, और कंप्लीट करके आपने उसको कन्वर्ट करना था किसमें, क्लोजिंग, एसओसीआई और एसओएफपी। फिर दूसरे नंबर पर ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं कि अब सवाल है कि एक बिजनेस जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा तो उसको जरूरत क्यों पड़ती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने की। बड़ी सिंपल सी वजह है, टैक्स तो सबने देना है ना। टैक्स डिपार्टमेंट कैसे मानेगा आपने कितना प्रॉफिट कमाया। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने की, बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने की बेस बताएं क्या, आप सब जानते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो बोलेगा ना अकाउंटिंग प्रॉफिट किधर है, कहाँ है, कहाँ से शुरू कर रहे हो। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए उसको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बंदा जो है वो वैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता, उसके पास अचानक से आ गए टैक्स वाले। अब होता ही है, हमारी मार्केट में ही होता है। आप सोचें, आपको लगता है कि बिज़नेस कोई छोटी चीज़ है, बिज़नेस कितनी बड़ी चीज़ है, आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि एक छोटा सा जो मोबाइल मार्केट के अंदर एक बंदा 4x4 का केबल लेके बैठा हुआ है, 4x4 इतनी छोटी जगह बैठा हुआ है, उसके बाद अगर 10 आईफोन लगे हुए हैं, 10 सैमसंग लगे हुए हैं, तो यही ज़रा इन्वेंट्री वैल्यूशन करके देख लें। 3 लाख रुपए के हिसाब से लगाऊं तो 30 लाख रुपए ये पड़े हुए, 20 लाख रुपए वो पड़े हुए, फिर छोटे छोटे फ़ोन, मतलब 60-70 लाख की इन्वेंट्री तो ऐसी पड़ी हुई है उसके पास, या नहीं पड़ी हुई बताए। तो एक 4x4 वाला भी इतनी इन्वेंट्री लेकर बैठा हुआ है, तो कारोबार कर रहा है ना या मजाक कर रहा है। अब उस क्या वो इनकम टैक्स दे या ना दे, दे तो वो नोटिस सर्व करके जाते हैं इनकम टैक्स दो। हमारे यहाँ बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो वो इनकम टैक्स का नोटिस मिलते ही वो इसको इग्नोर कर देते हैं, दूसरी बार नोटिस आता है फिर इग्नोर कर देते हैं, फिर वो एक दिन खुद पहुंच जाते हैं। ये लॉ में है, वो खुद पहुंच जाते हैं और खुद पहुंचकर ऑब्जर्व करते हैं इसकी कारोबार और यानी वो सैम्पलिंग बेस पे आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। वो आपके पास आते हैं, आपकी शॉप को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि आप दिन में क्या टर्नओवर करते हैं। टर्नओवर देखकर वो एक दिन का हिसाब निकालते हैं, उस पर आपका प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं, पूरे साल का हिसाब निकालते हैं, साल का हिसाब निकाल के बोलते हैं भाई हमारे मुताबिक ये आपकी इनकम है और ये आपका टैक्स है, जमा करवाएं, शाबाश। अब आप जब इनकम देखोगे उस दिन अगर बरकत बहुत हुई उसी खास दिन, तो पूरे साल वो बरकत बरकरार रही ना टैक्स के अंदर। वो जिस दिन वो आया उस दिन कारोबार अच्छा चल गया आपका है। आप बोलोगे नहीं भाई ये तो इत्तेफाक हुआ, बोलोगे नहीं ऐसा कैसे, ये आपकी एक दिन की सेल है और पूरे साल की सेल हमारे हिसाब से ये है, इस पर कम से कम इतना प्रॉफिट बनता है, आप इतना टैक्स जमा करवा दें। आप बोलेंगे नहीं इतना तो मेरी इनकम है ही नहीं, तो बोलेंगे लाओ फिर इनकम दिखाओ। इनकम कैसे दिखाओगे, अकाउंटिंग तो की ही नहीं। तो फिर आपको कोई बोलेगा यार दुनिया में एक मखलूक पाई जाती है, ठीक है, उसका नाम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब उसके पास जाओ और अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या करो, कंप्लीट करवाओ, और उससे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी बनवाओ और अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल करवाओ, वो तुम्हारा मसला हल करेगा।
फिर आप जाओगे किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास जो इस काम में डील करता हो, और वो आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट करेगा जो सबमिट होंगे एफबीआर के अंदर। इसका मतलब अगर आपने आज तक अकाउंटिंग नहीं की तो फिर आपको इस तरह के मसाइल दरपेश हो सकते हैं जनरली बिजनेसेस को। सेकेंड नंबर पर सर आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड तो मेंटेन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आग बहुत लगती है। आग बहुत लगती है ना, या नहीं लगती? आजकल तो जब जब से वहां कराची में आग लगी है, पता नहीं हर दिन कोई ना कोई आग लगने की खबर आ रही होती। बोर्ड स्टेडियम में आग लग गई 6 नंबर के अंदर कल परसों। अब वो जगह जगह आग लगा के दिखा रहे हैं आग लग गई, ठीक है ना। अब आग लगने पे सिंध हुकूमत जो है ना वो काफ़ी एक्टिव हो गई। अब बोले हम रोड भी 13 अरब का बजट निकाला है सिंध हुकूमत ने कराची के रोड्स की मुरम्मत के लिए। 13 अरब कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। इसमें तो 3 अरब लगाएंगे, 10 अरब ले जाएंगे, ठीक है ना। 13 अरब में इनको भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो 13 अरब का बजट निकाला है रिपेयर करने के लिए। अब हर बंदा बोल रहा है आग लगाओ ताकि सिंध हुकूमत काम करना शुरू करे। बहरहाल तो आग लग जाती है। आग जब लगते लगते कहाँ पहुंच जाती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तक। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जला देती है। सर मैं तो अकाउंटिंग करता था, लेकिन क्या हुआ? आग लग गई, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही जल गए। अब क्या करें? अब भी आप जाएं किसी कंसल्टेंट के पास और उसको कहें कि मेरे रिकॉर्ड्स क्या करे, जले हुए रिकॉर्ड से मिसिंग वैल्यूज क्या करे, फाइंड करे। एक डेबिट एंट्री के जरिए क्रेडिट एंट्री तक पहुंचने की कोशिश करे। एक क्रेडिट एंट्री से डेबिट एंट्री को जानने की कोशिश करे। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपका जो टाइम सेशन जो ना पीआरसी वाला, मतलब टाइम, अगर ये जैसे अभी सेशन स्टार्ट होगा कहाँ से, ये जो बच्चे जिन अगर पीआरसी अपना कंप्लीट कर चुके हैं तो उनका पेपर कब से होगा? अगस्त से आप एग्ज़ाम देंगे। आपके एग्ज़ाम देने के बाद आपका टाइम कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे मार्च में और आपको अगले पेपर देने होंगे अगस्त में, ना कि सितंबर में, ठीक है। तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम होगा। लेकिन अब जो बच्चा आएगा वो उसके हिसाब से प्लानिंग करके आएगा, तो उसके लिए टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा। बताने का मतलब आपको ये है कि ये टॉपिक वापस लाया गया है आपके कोर्स में। 2022 की जो स्कीम थी उसमें से इस टॉपिक को हटा दिया गया था। 3 साल तक बच्चों ने इसको देखा ही नहीं, ठीक है। और अब दोबारा से ये इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ऐसा टॉपिक है आपकी बेसिक अकाउंटिंग को भी बहाल कर देगा और आपके दिमाग पे लगे हुए जंग जो है ना उसको भी उतार देगा। इक्वेशन भी इसमें है, मार्कअप मार्जिन भी इसमें है, मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करने का कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। बहुत अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग है इसके अंदर, और वापस लाना बहुत बेहतरीन डिसीजन है कि आपका ये टॉपिक होना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में होना चाहिए। नहीं, यस सर, अब हमारा तो पास है, अब वहां लगा दें। यस सर, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जल गए हैं भाई, अब क्या करें उनको? जो भी आप, अब बातें जल गए हैं तो फिर हम लाएंगे कहाँ से? देखो कहीं ना कहीं तो आपने रिकॉर्ड सबमिट किए होंगे ना। जैसे आपने पिछले साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा तो एफबीआर को जमा शुदा रिकॉर्ड्स हैं, उससे तो हमें क्या मिल जाएंगे? सारे साल के ओपनिंग बैलेंसेस नहीं मिलेंगे। मिसिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे, डेटा कंपाइल कैसे होगा? तो जो हमने लास्ट रिटर्न फाइल किया होगा किसको? एफबीआर को, उससे मिल जाएंगे हमें क्या? ओपनिंग बैलेंसेस। बैंक से क्या मिल जाएगी? बैंक स्टेटमेंट। तो कम से कम कितना कैश बैंक में गया, कितना कैश बैंक में, जितना कैश बैंक में गया उतना कैश से क्रेडिट भी हुआ है, आवाज नहीं आई। और जितना कैश बैंक से विड्रॉ हुआ उतना कैश में डेबिट भी हुआ है। तो इस तरह ये मूवमेंट के जरिए हम एक मिसिंग वैल्यू के जरिए, तो इसका मतलब ये होगा कि ओपनिंग बैलेंसेस हमें अपने मुख्तलिफ जगहों पर जो सबमिशंस होंगी हमारी वहाँ से मिल सकते हैं अगर रिकॉर्ड कंप्लीट डिस्ट्रॉयड है। बैंक बैलेंस हमें कहाँ से मिल जाएगा? बैंक स्टेटमेंट से मिल जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल्स हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं? हमारे पास वो इनवॉइसेस हैं
नहीं तो हम अपने कस्टमर्स को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे? कॉल करके, हाँ भाई बताओ तुम्हारे रिकॉर्ड में मेरा कितना बैलेंस है। इट मीन उसके बाद जितना पेएबल आ रहा है मेरा उतना रिसीवेबल आ रहा है। इस तरह हम अपने सप्लायर से पूछ सकते हैं जी बता दें हमें आपका कितना पैसा देना है। तो सप्लायर्स को कॉल की और सप्लायर्स को कॉल करके उनसे क्या मांग लिए, ईयर एंड पर पेएबल्स के बैलेंस। अच्छा कमाल बात है, आग भी कब लगी? ईयर एंड पर। पेपर में, एग्जाम में आग भी कब लगी? ईयर एंड पर। तो सर अब तो सर पुराना वक्त चला गया सर, जदीद दौर आ गया सर, क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही है सर। चलो क्लाउड तो उससे भी एडवांस है सर, अब तो कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट हैं, तो बेटा हार्ड डिस्क करप्ट नहीं हो सकती है। तो जब अब आग तो पहले लगती थी, अब के ज़माने में क्या होगा? हैकर आया और हाँ सिस्टम हैक करके चला गया। ये जदीद दौर के तकाजे हैं। तो बड़ी अहमियत है इस टॉपिक की, इसको सीखना और समझना है। तो अब इस टॉपिक को समझने के लिए इट मीन हमें करना क्या होगा? करंट अकाउंटिंग पीरियड की SOCI और SOFP बनानी होगी। और वो बनाने के लिए हमने क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक अभी हमारा कैसे चलेगा? टॉपिक का बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया? या तो एक बिजनेस है जो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन ही, या फिर अकाउंट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करता है लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है इसकी वजह से उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। ठीक है जी, तो अब कैसे कंटिन्यू करेंगे हम इसको? ठीक है जी, तो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, हाउ टू अटेम्प्ट हाउ टू अटेम्प्ट हाउ टू अटेम्प्ट का मतलब क्या है? सवाल कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। अगर ये अप्रोच आपकी नहीं बनी और इस तरतीब से आपने एग्जाम में नहीं सोचा, इस तरतीब से आपने नहीं सोचा, तो फिर मसाइल बढ़ेंगे। तो इसलिए आप छोटे छोटे चंक्स पहले आप सॉल्व करेंगे ताकि आप इस तरह की चीज़ों को डील कर सकें। हाउ टू अटेम्प्ट यानी सवाल अटेम्प्ट कैसे होगा, ये पूरी 2-3 क्लासेस हमारी चलेंगी सिर्फ ये समझाने में, हाउ टू अटेम्प्ट अ सिंगल एंट्री क्वेश्चन। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। नंबर 1, SOCI का पहला आइटम क्या होता है? सेल्स। तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं। नंबर 1, सेल्स। सेल को फाइंड करने के लिए हमारी अप्रोच 1 है, अप्रोच नंबर 1। if opening and closing balance of account receivable is given। आप क्वेश्चन में झांकें, क्वेश्चन में देखें कि क्या आपको अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, एंड रिसिट शाबाश, एंड रिसिट फ्रॉम कस्टमर इज गिवन, और कैन बी फाउंड। या तो रिसिट फ्रॉम कस्टमर्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है या उस वो भी मिसिंग वैल्यू के तौर पे कहीं से ढूंढी। देन क्रेडिट सेल्स, कौन सी सेल? कैन बी कैलकुलेटेड
एज अ मिसिंग वैल्यू फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। तो हम क्रेडिट सेल को बतौर मिसिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कहाँ से? अकाउंट रिसीवेबल्स। आइए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। अकाउंट रिसीवेबल, अदर इंफॉर्मेशन। अब इस पहली एग्जाम्पल में तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको अदर इंफॉर्मेशन में डिटेल्स प्रोवाइड की गई है। रिसिट फ्रॉम कस्टमर्स रुपीज 4 million। डिस्काउंट अलाउड रुपीज 200,000। सेल्स रिटर्न रुपीज 500,000। required sales for SOCI। SOCI में कितनी सेल्स जाएगी ये रिक्वायर्ड है। तो कहता है अगर आपको सवाल में यह नजर आ जाए अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग कौन सा है बेटा, और क्लोजिंग कितना है, इतनी तमीज हो गई है। अच्छा, अब वो कहता है अगर आपको अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया जाए, रिसीट फ्रॉम कस्टमर दी जाए और दीगर और इस अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी जाए, ठीक है, तो आप सेल्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कहां से? बाय ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। आइए सोचें कैसे। हम एक टी अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, कौन सा? अकाउंट रिसीवेबल। अब इसका सोल्यूशन कर रहा हूं। अकाउंट पे हेडिंग क्या लगाई? अकाउंट रिसीवेबल। हाँ जी, कौन सा साल है? 2026। 1 जनवरी को इस अकाउंट में यकीनन क्या आया होगा? बैलेंस BD। रुपीज इन 1000 लिखे यहां पर ताकि आसानी हो जाए। बताएं इस अकाउंट का बैलेंस BD कितना होगा? 800 पक्का? फिर इस अकाउंट के डेबिट होने की मेन वजह क्या होगी? हाँ, बस ये सोच बना लें, जितने से ये अकाउंट डेबिट हुआ है उतने से सेल्स भी। तो इसका मतलब ये हुआ ड्यूरिंग द ईयर, एक पॉइंट पे नहीं, मल्टीपल पॉइंट्स पे ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है
ये मैं, आप मत लगाइएगा, मैं आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। और सेल्स अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ, यस और नो? जवाब दीजिए। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है और सेल्स अकाउंट क्या हुआ है? तो अगर जितने से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है और वजह क्या है ये का पता लग जाए तो सेल्स भी मिल गई ना हमें या नहीं मिली? सोचिएगा, सेल्स एज अ मिसिंग वैल्यू मिली कि नहीं मिली? अच्छा, अब बताइए, इस अकाउंट के डेबिट होने की, सेल्स की वजह से डेबिट होने की वजह तो हमें मालूम, अमाउंट मालूम नहीं है, लेकिन इस अकाउंट के क्रेडिट होने की वजूहत तो हमें क्या है, मालूम है। ठीक है जी। तो अब बताइए, ये अकाउंट कस्टमर से, ये अकाउंट सेल्स रिटर्न करने की वजह से कितने से क्रेडिट हुआ? देखो इसके अंदर बेसिक डबल एंट्री जिंदा नहीं है ना, हम गए। ठीक है ना, तो हम एंट्री बना रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से और सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट कितने से? 500 से। जवाब दीजिएगा। इस अकाउंट में कस्टमर से कितना कैश मिला? तो कैश या बैंक, आवाज नहीं आ रही, कैश या बैंक डेबिट हुआ, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ कितने से? 4000 से। आवाज नहीं आई। अच्छा जी, फिर क्या कोई डिस्काउंट दिया कस्टमर को? डिस्काउंट अलाउड कितने से डेबिट हुआ? 200 से। और अकाउंट रिसीवेबल कितने से क्रेडिट हुआ? डिस्काउंट अलाउड। ये सब कुछ करने के बाद 31 दिसंबर पर बैलेंस सीडी क्या बचा? आवाज नहीं आई बेटा। कितना बैलेंस सीडी बचा? अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस सीडी कितना बचा दिया हुआ है क्वेश्चन में? कितना दिया हुआ है? 1200। अब सोचे, नॉर्मल, नॉर्मल वे क्या है? नॉर्मल वे ये है, सोचिए प्लीज। नॉर्मल वे ये था कि हम आम तौर पर सर इस अकाउंट में बैलेंस बीडी में अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते थे सेल्स की वजह से, क्रेडिट इफेक्ट्स लेते थे और बैलेंस सीडी निकालते थे। आज बीडी भी है, और तो क्या इस सम में से इसको माइनस करके ये मिसिंग वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती? तो जरा बताइए कितनी? 400। क्या कह रहे हो? 500। आप तो वो 800 और 1200 का फर्क कर रहे हो बेटा। 500 प्लस 4000 प्लस 200 प्लस 1200, क्रेडिट साइड का सम कितना है टोटल? क्रेडिट साइड का सम 5900। तो भाई डेबिट साइड भी 5900 होनी चाहिए ना। तो डेबिट साइड में ऐसा कितना इजाफा करूं कि ये 800 से बढ़कर 5900 हो जाए? 5100। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहां पर सेल को बतौर मिसिंग वैल्यू फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया? यानी हमने माना अगर अकाउंट रिसीवेबल 5100 से डेबिट हुआ है तो सेल्स अकाउंट भी 5100 से क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो एक एंट्री से हमने दूसरी एंट्री को क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। कुछ समझे हैं बात या नहीं? बहुत लॉजिकल है, जरा समझिएगा बात को। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं और बहुत आसान बात है। क्रेडिट साइड पर जितने भी रीजन लिखे हुए हैं वो सारे हमारे अकाउंट रिसीवेबल की बढ़ने की वजह है या कम होने की वजह है? बताइए सब लोग। कम होने की वजह है। वेरी गुड। साल के एंड पे अकाउंट रिसीवेबल कितने से बचा हुआ है? अगर ये क्रेडिट साइड पे सेल रिटर्न ना होती तो ये भी रिसीवेबल का ही पार्ट होता। आवाज नहीं आई। क्रेडिट साइड पर अगर कैश रिसीव ना हुआ होता तो ये भी बैलेंस रिसीवेबल के बैलेंस सीडी में होता। आवाज नहीं आई बेटा। और डिस्काउंट अलाउड ना हुआ होता तो ये भी रिसीवेबल के बैलेंस। तो अब इस थोड़ी देर के लिए ये सोच लीजिए कि अगर मुझे साल भर में ना एक भी रुपया मिला है, बात थ्योरेटिकली कर रहा हूं, मान लीजिए मुझे साल भर में 1 रुपया भी रिसीव नहीं हुआ, मान लीजिए मैंने 1 रुपये का डिस्काउंट भी नहीं दिया, मान लीजिए कि मुझे कोई सेल रिटर्न हुई भी नहीं, तो अगर कुछ भी ना हुआ होता तो ये बैलेंस स्टडी 1200 होता या इसमें 4200 और 500 भी क्या होते? शामिल होते। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा बैलेंस सीडी क्या होता? 5000। और 5900 में 800 तो होता पुराना बैलेंस,
जो कब क्रिएट हुआ होगा? लास्ट ईयर। तो फिर 5,900 में नया बैलेंस इस साल कब क्रिएट हुआ? इस साल। कितने से क्रिएट हुआ? और उसकी प्राइमरी वजह सेल्स। यानी इस साइड का सम करने का मतलब ये है कि देखो, समझो टॉपिक को, कि ये तो रिसीवेबल का बैलेंस शीट ही है आज। इन सबको सम करने का मतलब है रिसीवेबल साल भर में रहा कितना? 5,000। भाई ये तो नॉट सेटल्ड और सेटल्ड है ना, तो नॉट सेटल्ड और सेटल्ड का अगर मैं क्या करूं, तो फिर साल भर में मेरा रिसीवेबल बना कितना रहा? 5,900। उसमें से पुराना रिसीवेबल कितना था? तो इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान नया रिसीवेबल कितने से क्रिएट हुआ और उसकी वजह क्या होगी? इस तरह हमने क्या फाइंड कर ली? मिसिंग वैल्यू फाइंड। कुछ समझे हैं बात या नहीं? तो इस तरह अब खतरनाक मामला है, इसको डबल एंट्री बनाना। अब डबल एंट्री बनाओ, ये कौन सा अकाउंट है? अकाउंट रिसीवेबल क्या हुआ? क्या हुआ? तो ये वाला अकाउंट क्या हो गया? ये अकाउंट रिसीवेबल क्या हुआ है? तो ये वाला अकाउंट क्या हुआ? तो ये सेल कौन सी सेल है? ग्रॉस सेल्स है। क्या है? ये खतरनाक मामला है। कौन सी सेल है? यानी ये कौन से वाले अकाउंट में जा रही है? सेल्स अकाउंट में। और ये एंट्री कौन से वाले अकाउंट में जा रही है? तो इसका मतलब ये दोनों दोनों अलग अलग अकाउंट्स में है। तो जब क्या बनेगी? एसओ। तो इस सेल में से इस सेल को हाँ माइनस करना है। अब बोले सर नहीं सर, ये आमने सामने आ गए, माइनस तो हो गए। नहीं भाई, ये कौन सा अकाउंट है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इतने की इतने से, और ये क्रेडिट अपने अकाउंट में इतने से। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट इतने से और ये अपने अकाउंट में डेबिट। तो इसका मतलब सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना हुआ? 5,100। सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना हुआ? तो अगर मुझे कोई कहता है आज क्या बनाओ, तो एसओसीआई में सेल्स में दिखाऊंगा कितनी? 5,100 माइनस 500, 4,600। इसका मतलब ये हुआ जी, 500 माइनस करेंगे ना सेल रिटर्न वाले, सेल माइनस सेल, नेट सेल्स की वैल्यू कितनी होगी? 4,600। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास एक नोट लिख दीजिए। नोट, नोट सेल्स obtained from this method is ग्रॉस सेल्स। इस मेथड से आने वाली सेल क्या होगी? मतलब अगर कोई सेल रिटर्न है तो एसोसिएट बनाते वक्त क्या करें? इसमें से माइनस करें। बल्कि एक चीज़ और रह गई, गलत कर दिया मैंने। अब तो माशाल्लाह हम बड़े हो गए ना। हाँ, सेल में से ना सिर्फ मैं सेल रिटर्न माइनस करूंगा बल्कि ये माइनस करूँ। 5,100 माइनस 500 माइनस 200, 4,400। तो सेल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मेथड इज, इस मेथड से आने वाली सेल ग्रॉस सेल है बेटा। इस मेथड से आने वाली सेल ग्रॉस सेल है। इस मेथड से आने वाली सेल यानी 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 अगर इसके अगेंस्ट सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट, वो क्या करें आप इसमें से नेट कर। कुछ समझे या नहीं समझे? कहाँ समझे सर? समझे नहीं सर? चलें आगे बढ़ते। ये पहली एग्जाम्पल थी। अगली एग्जाम्पल, बस अगली एग्जाम्पल अगली क्लास। बस इस टॉपिक तो इंट्रोड्यूस हुआ है भी आज। कंटिन्यू करूं? अगली एग्जाम्पल दूं? अगली क्लास।
नहीं मैं नहीं थकता अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सामने वाले के हालात देख के पढ़ाता हूँ मैं हमेशा, ठीक है ना। अब आप मुझे बोलेंगे सर पढ़ाएं पढ़ाएं, मैं बोलूँगा नहीं नहीं पढ़ा रहा। एक एग्जाम्पल और कंटिन्यू करें, वो कह रहा है एक एग्जाम्पल और कंटिन्यू करें, आप भी कह रहे हैं। चले आप इतनी इतनी भरपूर फरमाइश पर एग्जाम्पल एक और कंटिन्यू कर लेते। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, देखो ये भी करेगा एग्जामिनर। ये पेपर में आपको थोड़ा दिमाग जो है ना आपका परेशान होगा। आप इधर 1000 पढ़ोगे, इधर भी 1000 नजर आएगा। आप बोलोगे अभी तो पढ़ कर आया हूँ, ये आप देखिएगा, सवाल जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आई कैप के एग्जामिनर की तैयारी कितनी भरपूर है और उसके मुकाबले में आपकी तैयारी। रमजान में जंग होगी फिर से। जी। सवाल वही है, सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा हूँ, वैरायटी बढ़ाऊंगा इसके अंदर। अप्रोच वही चल रही है। नहीं। यस सर। सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड,
अब आप जब रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे सेल्स फॉर SOCI तो क्या होगा? आपने कहा भाई ये तो वही सवाल है, उसी तरह मैं करता हूँ सॉल्व। प्रॉब्लम कहाँ आएगा? जैसे हमने बनाया सबसे पहले हमने कहा क्या अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है? हाँ है सर। क्या अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है? हाँ है सर। तो आइए जरा बना लेते हैं। दो चीज़ें हमने देखी, तीसरी चीज़ पे हमने ऑब्जर्वेशन नहीं डाली, लेकिन फिर भी हमने अकाउंट बना लिया। ये वाला कौन सा अकाउंट? अकाउंट रिसीवेबल। ऑल वैल्यूज यहाँ लिख दो ₹1000 ताकि बार बार लिखना ना पड़े। सर यहाँ लिखा मैंने क्या? बैलेंस BD। बताओ भाई अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस BD कितना? 1000। इस बैलेंस में होने वाला मेन इजाफा वजह सेल्स, वो तो मालूम ही नहीं है। आवाज नहीं आई सर। इस बैलेंस में आने वाली कमी सर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेल रिटर्न डेबिट होगी, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा। कितने थे सर? 600 से। सर इस बैलेंस में आने वाली बड़ी कमी रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन अब कहीं भी मुझे अदर इंफॉर्मेशन में रिसीट फ्रॉम कस्टमर नजर नहीं आ रही। मेरा सवाल तो रुक गया सर यहाँ पर। अब तवज्जो दरकार है बहुत ज्यादा। अच्छा जी सर डिस्काउंट अलाउड है सर? हाँ है सर। सर डिस्काउंट अलाउड डेबिट, यहाँ डेबिट कर रहा हूँ या डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में डेबिट अज्यूम कर रहा हूँ? तो ये अकाउंट तो क्या हो रहा है? हाँ बस जरा होश में रहिएगा, गलती मत कीजिएगा। और सर ये सब कुछ करने के बाद अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस CD कितना है? 1500 है। ठीक है, जवाब दीजिए। अच्छा अब अगर कैश मिल जाए तो सेल मिल जाएगी, और अगर सेल मिल जाए पेपर में, अब यहाँ आके बंदा बोलता है यार ये हो क्या है मेरे साथ। अब हम देखते हैं कि क्या, हम अपने आप से पूछते हैं कि यहाँ पर आकर हम रुकते हैं और बोलते हैं अच्छा कैश मिलता है तो सेल मिलती है, और सेल मिलता है तो। अब यहाँ पर रुककर मैं एक फैसला और करेंगे। हम बोलेंगे क्या कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है? इसका मतलब हमें कैश का बैलेंस निकालना नहीं है, यानी बैलेंस CD वो तो हमें दिया हुआ है। तो फिर इसका मतलब कैश अकाउंट से कोई मिसिंग वैल्यू मिलेगी। जिस तरह अकाउंट रिसीवेबल से मिसिंग वैल्यू कौन सी मिली? सेल्स की। इस तरह कैश अकाउंट से क्या मिलेगी? मिसिंग वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब एक काम करता हूँ मैं, इसके नीचे मैं एक अकाउंट बना के देखता हूँ, कैश अकाउंट। अगर वहाँ से मुझे मिसिंग वैल्यू मिल जाती है और उसको वहाँ से निकाल कर मैं यहाँ रख देता हूँ, तो मेरी डबल एंट्री क्या होगी? पूरी हो जाएगी और मुझे सेल्स बतौर मिसिंग वैल्यू मिल जाएगी। यस और नो बताओ। अब देखो यहाँ पर मैंने कौन सा अकाउंट बनाया? कैश अकाउंट। आवाज नहीं आई। कैश अकाउंट का बैलेंस BD क्या दिया हुआ है? 1500। अब प्रॉब्लम क्या है जरा बोर्ड पे देखिएगा। जितने से कैश ने डेबिट होना है उतने से ही अकाउंट रिसीवेबल ने, इसका मतलब यहां मैंने लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल, लेकिन मुझे उसकी वैल्यू पता नहीं है। आवाज नहीं आई। अच्छा आगे बढ़ते। लेकिन क्या मुझे कैश पेमेंट दी हुई है? हाँ दी हुई है सर। इस अकाउंट के क्रेडिट होने की वजूहत दी हुई है? हुई हुई। मैंने एक्सपेंसेस के लिए कैश कितने से क्रेडिट किया? तो मैं बोलूंगा 3600 से कैश क्रेडिट। वजह? आवाज नहीं आ रही। वजह एक्सपेंसेस। सर 1200, अच्छा 2400 से कैश क्रेडिट। भाई जवाब दो ना। और इक्विपमेंट डेबिट, खरीदाना बेटा। उसके बाद सर 1200 से कैश, तरतीब बनाओ सही, 1200 से कैश क्रेडिट और ड्राइंग्स डेबिट। आवाज नहीं आई। और ये सब कुछ करने के बाद मेरे पास आज साल के एंड पे कितना कैश पड़ा हुआ है? 1000। अब इंसान इस तरह सोचता है 1000 का कैश मेरे पास पड़ा हुआ है। सोचने का वही तरीका, 1000 का कैश मेरे पास पड़ा हुआ है
और इतना कैश मैंने खर्च कर दिया है। अगर मैंने पेमेंट्स ना की होती तो आज मेरे पास जेब में कितना कैश होता? 8,200। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सम करके देखो ना यार, बैठे वो खामोखाई में ऐसे ही। यानी 1,000 का कैश बचा हुआ है, 7,200 का कैश मैंने खर्च कर दिया है। अगर मैंने 1 रुपये भी खर्च ना किया होता, आज कैश का बैलेंस शीट क्या होता? इट मीन्स इस साल मेरी जेब में 8,200 रुपये रहे हैं, जिसमें से 7,200 खर्च हो चुके हैं और 1,000 रुपये भी बाकी हैं। आवाज नहीं आई? तो साल भर मेरी जेब में कितना कैश रहा? 8,200। उसमें से कितना कैश पिछले साल का जनरेट हुआ है? तो इस साल नया कैश कितने से जनरेट हुआ? 6,000। और उसके जनरेट होने की वजह होगी कैश डेबिट अकाउंट, और ये जाके मैंने, यानी इट मीन्स यहां से मैंने निकाली मिसिंग वैल्यू इसकी और उसको जाके क्रेडिट कर दिया कहां पर? यहां पर 6,700। अब जैसे मैंने इस अकाउंट में इसको पुट किया, ये अकाउंट पूरा हो गया। मैं सेल्स की मिसिंग वैल्यू क्या कर सकता हूं? फाइंड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बताइए। बेटा 1,500 प्लस 400 प्लस 6,700 प्लस 600 कितना हुआ? 9,000। उसमें से 1,000 माइनस कर लो। अब अगर मैं कहता हूं क्या बनेगी? सेल आई 8,200 की, उसमें से सेल रिटर्न हुई 600 की, डिस्काउंट अलाउड हुआ 400 का, तो नेट सेल आ गई 7,200। कुछ समझे हैं बात या नहीं? पक्का? इस तरह इसकी मिसिंग वैल्यूज, बाज कॉम्प्लिकेशन आगे बढ़ेगी। मतलब यानी कि हर चीज़ डायरेक्ट पूरी नहीं हो जाएगी, दिमाग चलाना होगा कि इस अकाउंट से मुझे, यानी अगर मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल में सेल भी मिसिंग है और रिसिट फ्रॉम कस्टमर भी, तो इस पॉइंट पर ठहर के मुझे फैसला करना है कि क्या इसी अकाउंट से सेल मिलनी है कि और रास्ता है। अप्रोच नंबर 1 से मैं चला जाऊंगा अप्रोच नंबर 2 पर। ये फैसला कौन करवाएगा? ये फैसला करवाएगा कैश और बैंक का बीडी और सीडी। अगर कैश और बैंक का बीडी सीडी दोनों मौजूद हैं तो फिर गुंजाइश है रिसिट फ्रॉम कस्टमर के कहाँ से आने की? कैश या बैंक अकाउंट से। और फिर उस वहां से मिसिंग वैल्यू निकाल कर अकाउंट सेल में पुट करेंगे तो वहां से सेल मिल जाएगी। और अगर कैश या बैंक में से किसी का बैलेंस सीडी या बीडी क्या है? मिसिंग है, तो फिर इसका मतलब सेल आने का रास्ता अप्रोच नंबर 1 से क्या हो गया? बंद हो गया। ये हमें बहुत गहराई से चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा जब सवाल हमारे सामने होंगे। अभी तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं अप्रोच वाइज, अप्रोच इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। मेरे दिमाग में जब सारी अप्रोचेज होंगी तो सवाल मेरा कौन से अप्रोच से सॉल्व होगा ये मुझे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक एंड करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे इसको।